गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सौक्यो जो सियोंग्यो से कह रही होती है कि तुम्हें कुछ खिलाने के लिए लेकर जाते हैं, तो वह कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो वो वापिस से तबुकी पर आ जाती है और कहती है कि चलो डैड की शॉप पर चलते हैं। ये कहकर उसे ले जाती है। इन्हीं सब चीजों को याद कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो आंखें खोलने पर उसे अपनी मॉम नजर आती है, और उसके बाद जब आंखें खोलता है तो उसको अपने सामने सौक्यो नजर आती है, जिसे देखने के बाद पहले तो खुश होता है, फिर वापिस से आंखें बंद कर लेता है। और दानो दिखाया जाता है जो मॉम के घर पर अपनी बेटी को लेने के लिए आता है। मॉम की मॉम काफी अच्छे से उसका वेलकम कर रही होती है और कहती है कि तुम टाइम के टाइम इसे यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। तो वह कहता है कि नहीं, मैं आपको ऐसी परेशानी आइंदा से कभी नहीं दूंगा। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये सब तो इतने बड़े हो चुके हैं और बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो तुम हमारे पास छोड़ सकते हो। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो वो पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है। तो वो बताती है कि वो मॉम के कमरे में है। अब ये भी मॉम के कमरे में नॉक करके पहुंचा आता है। मॉम जो बैठकर उसी की बेटी को बस देखे जा रही होती है, इसे भी चुप रहने को बोलती है और ये भी चुप करके उसके पास आकर बैठ गया था। वो कहते हैं कि मैं इसे उठाकर ले जाता हूँ, पर मॉम कहती है कि नहीं, रहने दो, अभी कुछ टाइम और सोने दो। ये सोते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, इतनी प्यारी है। तो दानो कहता है कि मुझे भी कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। तो वह कहती है कि मेरी तो विश है कि युआनदू मेरी बेटी होती। उसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ, और वैसे उसे रियलाइज होता है कि ये उसने क्या बोल दिया, और इसे भी ये बात रियलाइज होती है। कहती है कि मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने गलत नहीं समझा। अब दोनों एक दूसरे से अवॉइड करने लगते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में अपने फेसेस को कर लेते। और दानो भी इसकी पिक्स को देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। उसकी बात को सुनकर मम कहती है कि तुमने क्या बोला। तो वह कहता है कि मैंने क्या बोला। तो कहती है कि तुमने मुझे क्यूट बोला। तो वह कहता है कि बचपन में सभी बच्चे क्यूट होते हैं। तो वह कहती है कि हाँ। अब बाकी दोस्तों के साथ भी इसकी पिक्स को देखकर कहती है कि ये तुम्हारे वही दोनों दोस्त हैं जो बचपन से तुम्हारे साथ है। तो वह कहती है कि हाँ, जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तभी से ये लोग मेरे दोस्त हैं। फिर उसे याद आता है कि आज तक इसके रूम तक सियोंग्यो आया है, और कहने लगती है कि तुम दूसरे पर्सन हो जो मेरे रूम तक आए हो। अब उसकी बात से ये थोड़ा चौंकता और अपनी बात को बदलते हुए कहने लगती है कि नहीं, कंडीशन को ठीक करने वाला भी आया हुआ है, तुम कोई दूसरे पर्सन नहीं हो। वैसे बाहर से मॉम की आवाज आ जाती है कि आकर खाना खा लो। दानो को भी खाने के लिए इन्वाइट करी होती है मॉम भी। दानो से कहती है कि तुम भी खा लो। तो दानो कहते हैं कि ठीक है, मैं योंदो को उठाता हूँ, वो भी खा लेगी। ये कहकर योंदो को उठाने लग जाता है। योंदो जो उठ ही नहीं रही होती, और इधर सियोंग्यो को जब होश आती है तो उसके सर पर पट्टी रखी हुई थी, क्योंकि अब उसका बुखार भी उतर चुका था काफी हद तक, और ये उसकी टेक केयर कोई और नहीं कर रही थी बल्कि सौक्यो कर रही थी, जो पास में ही इसकी केयर करते हुए सो गई थी। उसे सोया हुआ देखकर उसके ऊपर ब्लैंकेट देता और वहाँ से उठने लगता है। पर इतने टाइम में सौक्यो की आंख खुल जाती और वो इसे पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, अगर तुम बीमार हो मैं तुम्हारे पास आ जाती। तो वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें क्यों बुलाता, मुझे बस ये बताओ। उसकी बात को सुनकर कहती है कि तुम मेरे साथ चाहे सारे रिश्ते खत्म कर दो, पर उससे पहले तुम्हें खाना चाहिए। कहकर उसके लिए फ्रिज में खाना लेने के लिए जाती है, पर फ्रिज में तो कुछ भी नहीं होता। तो कहने लगती है कि ये लोग क्या खाते हैं। जबकि सियोंग्यो भी उठ रहा होता है तो उसके पाँव में सौक्यो का बैग आ जाता है। उस बैग को उठाने लगता है, पर इनवेलप जैसा कुछ फील होता है। तो देखने लगता है कि इसमें क्या है, और वो कोई और रिपोर्ट नहीं होती बल्कि इसकी स्टमक कैंसर की रिपोर्ट होती है, जिसे देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। इतने टाइम में सौक्यो भी आ जाती है, जो अपने घर से इसके लिए खाना लेकर आई थी, पर इसके हाथ में अपनी रिपोर्ट्स को देखकर वहीं पर चुप कर जाती है और कहने लगती है कि ये दे दो। तो वह कहता है कि ये क्या है। तो वह कहती है कि कुछ भी नहीं, मुझे बस वेकेशन चाहिए थी, इसी वजह से मैंने ये फेक रिपोर्ट बनवाई है। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो। तो आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि कहती है कि तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। ये कहकर जाने लगती है, पर यह उसे जाने भी नहीं देता, बल्कि डोर के सामने ही रोक लेता है और उसे पूछा होता है कि ये कितने टाइम से है और तुम अकेले इस चीज का सामना कैसे कर सकती हो। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, क्या तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट जरा भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने मेरी बिल्कुल भी अहमियत नहीं है। तुम्हें कैंसर हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इतने टाइम में दोनों की मॉम्स आ जाती है और सौक्यो की मॉम सुनकर कहती है कि किसे कैंसर है। वो तो बस यही कंफर्म करना चाह रही होती है कि उनकी बेटी को ना ही हो, पर जैसे सौक्यो रोने लग जाती तो वो जल्दी से अपनी बेटी को हक कर लेती और कहती है कि नहीं, रोना नहीं, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सियोंग्यो की मॉम से भी कहती है कि अपने हस्बैंड को कॉल करो, और सियोंग्यो से भी कहती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। पर सौक्यो कहती है कि नहीं मॉम, हॉस्पिटल नहीं जाना। पर उसकी मॉम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो गिरते गिराते घर की तरफ जाने लगती है और सौक्यो भी उनके पीछे जा रही होती है। सियोंग्यो भी जाना चाह रहा होता है, पर सियोंग्यो की मॉम उसे रोक लेती है। और जैसे सौक्यो की मॉम घर पर आती है तो आते साथ ही अपने हस्बैंड और बेटे के पास खड़ी हो जाती है, जो टीवी देख रहे थे, और आकर अभी कुछ बताती। पीछे से सौक्यो आकर रोते हुए अपनी मॉम को मना करने लगती है, कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। पर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हनी कैंसर है, वो भी सौक्यो को। उन्हें तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, कहने लगते हैं कि पता नहीं बेटा, कि तुम्हारी मॉम क्या बोल रही है। अब डोंगजिन भी बड़ा शौक में होता है, उसे भी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था। पर सौक्यो की मॉम वापस से कहती है कि 3 साल पहले इसकी सर्जरी भी हो चुकी है, क्योंकि ये बात सौक्यो ने अपनी मॉम को खुद बताई थी, वो भी तब जब इन्हें पता लगा था अभी अभी। पर डैड को अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा होता। पूछे लगते है कि क्या ये बेटा बस सच है। अब सौक्यो भी कुछ नहीं बोल पा रही होती, वो भी रोई जा रही होती है। और डोंगजिन कहता है कि ऐसा प्रैंक नहीं करो, इतना सीरियस प्रैंक नहीं होता। और उसे क्या पता था कि ये कोई प्रैंक नहीं है, बल्कि सच में सीरियस बात है। अब सौक्यो की मॉम तो वहाँ से चली जाती है उसके रूम की तरफ, और सौक्यो भी अपनी मॉम के पीछे रोते हुए चली जाती है। पर वो तो उसके रूम में आने के बाद उसके रूम में जो भी मेडिसिन होती है वो सब सामने निकाल कर रख देते और कहते हैं कि ये सब क्या है, तुम क्या इतनी बीमार थी जो तुम्हें ये सब मेडिसिन लेनी पड़ रही थी। तो वो कहती है कि नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये सब विटामिन और अलग अलग मेडिसिन है, मैं बीमार नहीं
हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सर्जरी तो हो चुकी है ना। पर उसकी मॉम उसकी ये बात सुनने के बाद उसके पेट को देखने लगती है जहाँ से कट होकर सब सर्जरी वगैरह हुई थी उसका निशान अभी भी था। स्कार को देखकर उसकी मॉम कहती है कि इसी वजह से तुम बात के लिए नहीं गई थी ना। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे कहा गया था कि ये निशान आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पर पीछे से उसके डैड भी आ जाते हैं, उसका भाई भी आ जाता है जो सब कुछ जानना चाह रहे थे। और मॉम भी कहती है कि जो भी सच है प्लीज बता दो। तो वह कहती है कि मॉम कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मेरी 3 साल पहले सर्जरी हुई थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वह कहती है कि इसी वजह से तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट खत्म होगी। सौख्य के डैड को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि उस लड़के ने मेरी बेटी को बीमार होने की वजह से छोड़ दिया। पर सौख्य कहती है कि नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसने मुझे नहीं छोड़ा बल्कि मैंने उसे छोड़ा है, क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी तब उसने ऑफ भी ले लिया था। वो मेरी हर टाइम केयर करता रहता था और जब मैं ठीक हुई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उसके ऊपर बर्डर बनी हुई हूँ। सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी ना उसके साथ गुजार सकती हूँ, तो मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी मैरिज को खत्म कर दिया। ये सुनकर उसकी मम कहने लगती है कि क्या शादी तुम्हारे लिए मजाक कर चुका, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए मजाक है, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम्हें आखिर मुझे तो बताना चाहिए था। क्या हम तुम्हारे माँ बाप नहीं लगते थे? माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते, कहीं से भी डॉक्टर को ढूंढ रहे होते, कहीं से भी कुछ भी इलाज करवाने का सोचते हैं। तो वह कहती है कि नहीं माँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसी वजह से नहीं बता पाई। और वैसे भी मैं तो वहाँ यूएस में थी ना, तो आप लोग क्या करते बल्कि बस परेशान होते रहते ना। तो कहती है कि क्या हम यूएस नहीं आ सकते थे? क्या हम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते थे? हमारी बेटी वहाँ पर बीमारी से अकेली लड़ रही थी, पर ये तो हमें अपना माँ बाप मानती ही नहीं है। तो वो रोते हुए कहने लगती है कि मॉम ऐसा मत बोले ना, मैं आपको अपना माँ बाप मानती हूँ। पर उसकी मॉम तो ये बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। डोंगजुन भी अपनी मॉम के पीछे चला जाता है, पीछे से बस राइड रह जाते हैं जो बस अपनी बेटी से ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या तुम सच में ठीक हो। तो वह कहती है कि जी डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जाकर उसके डैड को सुकून आता है। सौख्य की मॉम नीचे आने के बाद उनकी हालत काफी खराब होती है, इसलिए डोंगजुन जल्दी से अपनी मॉम को पानी देता और पानी पीने के बाद ड्रम बजाने के लिए पहुंच जाती है और ड्रम के लिए बैठ भी चुकी थी। सौख्य भी अपने रूम में होती है और यहाँ डोंगजुन भी बैठकर अपनी सिस्टर के बारे में सोच रहा था और सौख्य के डैड बाहर आकर सिगरेट पीने का सोचते हैं, पर सिगरेट से भी तो कैंसर होता है, इसी वजह से वहीं पर छोड़ देते और रोने लग जाते हैं। अब सौख्य की मॉम को सब वो बातें याद आ रही होती हैं जो भी उन्होंने सौख्य से के साथ गलत किया था। वो काम से तो आई थी, ऐसा भी गलत करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी वो वहाँ पर जैसी कंडीशन से गुजर रही थी उस कंडीशन के बाद भी वो काम करती रही। यही सब सोच कर उन्हें बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा होता और गुस्से में बस ड्रम बजाई जा रही होती है। और यहाँ से की मॉम सांग्यो के पास आती है उसके लिए खाना लेकर। तो वह कहता है कि ये क्या है? तो उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे लिए पोरेज है, मुझे तो बनाना नहीं आता था, इसलिए मैंने तुम्हारी फ्रेंड सौख्य की मॉम से बोला था, उन्होंने मुझे बना कर दिया, पर मुझे नहीं पता था कि उन्हें यहाँ पर लेकर आने के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। तो सांग्यो अपनी मॉम से कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा, आप चली जाए। तो कहती है कि नहीं, ये खाना ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने से पहले खा लेना। पर सांग्यो की मॉम इसे कंफर्म कर रही होती कि क्या तुम्हें भी सौख्य के कंडीशन के बारे में नहीं पता था, जबकि ये बात सौख्य की मॉम खुद भी इसे पूछ कर गई थी कि क्या तुम्हें भी नहीं पता। तो वो कहता है कि मुझे अभी पता लगा, बिल्कुल आप लोगों से 1 सेकंड पहले। और सांग्यो की मॉम कहती है कि 3 साल पहले तुम भी तो यूएस गए थे ना, तब तुम्हें वहाँ पर वो नजर नहीं आई? क्या तुम उससे मिलने नहीं गए थे और तुम्हें क्या उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता था? तो हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस आया हुआ था। वहाँ पर ये सौख्य की लाइव लोकेशन से उसी जगह पर पहुंच तो रहा होता है, पर इतने टाइम में उसे मॉम की कॉल आ जाती है जो इसे पूछी होती है कि तुम यूएस गए हुए ना, तो तुम्हें सौख्य से मिलने के लिए भी जाना चाहिए, वो मेरा फोन नहीं अटेंड कर रही, आजकल मेरी उससे बात भी नहीं हो रही, तो तुम्हें देखना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं है। तो वह कहता है कि मैं यहाँ पर काम से आया हुआ, कैसे मिलने के लिए जा सकता हूँ? वैसे भी न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाने के लिए 6 आवर्स लगते हैं। तो कहती है कि अच्छा, फिर तो तुम्हारे लिए ये अलग कंट्री बन गई ना। वैसे कॉल कट कर देता और इसे सौख्य नजर भी आ जाती, जिसकी कंडीशन काफी खराब लग रही थी। अब ये सौख्य से कोई बात करता या उसे देखता ठीक से, वैसे ही सांग्यो उसके पास आ जाता है जो उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, और ये भी उसे उसके साथ देखकर फौरन से अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता और जाने लगता है। सौख्यो को भी ऐसा लगता है कि शायद उसने सांग्यो को देखा, इसी वजह से वो वापस से मुड़कर भी देखती है, पर बस उसकी बैग की नजर आती, इस वजह से उसे पहचान नहीं पाती। अब ये अपनी मीटिंग के लिए आ चुका था और इसे बार बार मैसेज आ रहे होते हैं, मैसेज किसी और के लिए बल्कि सौख्यो के आ रहे होते हैं जो उसे पूछते हैं कि क्या तुम यूएस आए हुए हो? तुमने बताया नहीं और ना ही ये बोला कि मुझसे मिलने के लिए आओगे। ये सभी उसके मैसेजेस को इग्नोर कर रहा होता है। और इसी तरह 2022 की 26 डेट और 12 मंथ आ चुका था, पर अभी तक इसने सौख्यो के किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। सौख्यो से हाल पूछ रही होती है, पर ये उसके मैसेज को सीन पर छोड़ा होता है, यहाँ तक कि वो उसे हैप्पी बर्थडे भी विश करती है, पर ये आगे से थैंक्स का मैसेज लिखने तो लगता है, पर कोई भी उसे मैसेज सेंड नहीं करता और ये उसके वेट में बैठी होती है। अब इन्हीं बातों को याद करके कह रहा होता है कि वो मुझे सिग्नल्स दे रही थी, पर मैंने खुद ही उसके सिग्नल्स को कैच नहीं किया और ना ही पूछने की कोशिश की कि वो ठीक है या नहीं है, बल्कि उससे दूर होता गया। और हमें नेक्स्ट सौख्य दिखाई जाती है जो जैसे नीचे आती है तो उसके मॉम डैड जल्दी से स्पॉन्स को छुपा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पर रखे हुए थे। वो पूरी रात उन्होंने रोकर गुजारी थी और आंखें भी सूज चुकी थी। वो तो बस उसके आने से पहले ठीक करना चाहते थे, पर अपनी बेटी आने की वजह से छुपा लेते और जल्दी से खाना बनाने लग जाते हैं। सौख्य भी खाने के लिए आकर बैठ चुकी थी, उसके डैड उसके लिए थोड़ा हेल्थी सा फूड बना रहे होते। तो वह कहते हैं कि मैंने आपकी तबीयत की भी तो खा ली थी ना। ये सुनते उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी, तुम्हारे लिए वो अच्छी नहीं थी। ये सुनते अपने डैड की बात चुप हो जाती, तो उसके डैड कहते हैं कि जब भी अपना डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जाओ तो मुझे साथ लेकर जाना। तो कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ये सुनते ही उसके डैड उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं, तो कहती है कि हाँ ले जाऊंगी। और यहाँ पर सांग्यो की मॉम ने सभी अपने फ्रेंड
फ्रेंड्स को सोक्यो की कंडीशन के बारे में बता दिया था कि उसे कैंसर है, पर साथ में मॉम की मॉम को मना कर देती है कि अभी ये बात मॉम को मत बताना, ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो वह कहती है कि मैं कैसे ऐसे प्रिटेंड कर सकती हूँ, वो बच्चे किस कंडीशन में गुजरी है, उसको स्टमक कैंसर था, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। मॉम भी ये बात सुन लेती है और पूछने लगती है कि मॉम आपने क्या बोला। वैसे मॉम सोक्यो के पास गुस्से में पहुंच गई थी और सोक्यो भी उसे देखकर ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं करती, उसे पता था कि सभी ऐसे रिएक्ट करने वाले हैं। बट मॉम तो उससे आकर बातें वगैरह करने लगती है और कहती है कि तुमने स्पाइसी चीजें खाना छोड़ दी थी, मुझे पता लगना चाहिए था कि तुम्हें कुछ हुआ है, मैं कितनी पागल हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा, मुझे खुद हर चीज का पता लगवाना चाहिए था। तो कहती है कि इसका मतलब तो मैं बहुत ही अच्छी एक्टर हूँ जो मैंने तुम्हें भी पागल बना दिया। तो मॉम कहती है कि ना तो मैं तुम्हें कुछ कहूंगी और ना ही तुमसे लड़ाई करूंगी। तो कहती है कि फिर तुम क्या करोगी, तो उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं बस तुम्हें ये करूंगी। तो सोक्यो कहती है कि तुम्हें इस तरह मुझे एयरपोर्ट पर भी हक करना चाहिए था। तो मॉम कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम तो बिल्कुल फ्लैट हो। ये सुनते कहने लगती है कि फ्लैट कहाँ हूँ, तुमने ठीक से मुझे टच नहीं किया, इसी वजह से तुम्हें मैं फ्लैट लग रही हूँ, ठीक है ना। तो कहती है कि नहीं तुम फ्लैट ही हो। तो कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें शर्ट उतार कर दिखा दूं। तो मॉम कहने लगती है कि नहीं ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ये कही थी कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तो कहती है कि अच्छा अगर इतना ही अच्छा मेरे साथ कर रही हो ना, तो फिर ऐसा करो कि मुझे अच्छा सा खाना खिला दो। तो कहती है कि अच्छा पर तुम खुद खा लो ना। तो कहती है कि मैं अनएम्प्लॉय हूँ ना, कैसे खा लूं। तो ये से पूछती है कि चलो हम लॉटरी टिकट्स लेते हैं। तो ये कहती है कि कितनी, ये तो 7 का बोलती है। तो वह कहती है कि नहीं, उसको हाफ ऑफ करना मुश्किल हो जाता है, 8 कर लेंगे। तो मॉम कहती है कि नहीं 10 ले लेंगे। और यहीं पर हमारे पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।